हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैम जीएस सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान के इस सीरीज में आज का पार्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। इस तरह से मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान जो संविधान है इसमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है। तो किसी भी प्रश्न में इनको हम 6 ही लिखते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो जो भारत का संविधान है इसमें आज के समय में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वह 6 है। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। और मूल संविधान में कितने थे, तो वह 7 थे और उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। कब हटाया गया है? 1978 ईस्वी में हटाया गया है। और उसको कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित जो मौलिक अधिकार हैं वो उसका स्रोत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसका स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इस तरह से प्रश्न जब भी आते हैं कि भारत का जो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है भारत में रहने वाले लोगों के लिए, वह कहाँ से लिया गया है, उसके स्रोत क्या हैं, तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। यानी कि जो संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णित हैं वह भाग 3 में है और उन अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न अगर पूछता है किसी भी एग्जाम में कि भारत का मैनचेस्टर या भारत का अधिकार पत्र क्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे भारत के संविधान का भाग 3 है जो अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र या मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वह भारत का अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। पहला है समता या समानता का अधिकार। यह जो अधिकार है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा। यानी कि जो समता का अधिकार है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून एक हो सकता है और एक रहेगा और एक समान कोई भी सरकार आएगी वह कानून जो बनाएगी वह सभी व्यक्तियों के लिए कानून होगा, एक समान होगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि जो अनुच्छेद 15 है वह कहता है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 15 जो है भारत में किसी भी जाति, जनजाति या किसी भी वर्ग के लोगों को उसकी जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए या उसके सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि जो भारतीय हैं वह किसी भी देश से अपने देश के राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, क्योंकि यह सेना और शिक्षा से संबंधित हैं, तो ये जो उपाधियां हैं ये दी जाती हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसकी कुछ सीमा है, वह कुछ सीमा तक अपने स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। अनुच्छेद 19 जो है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अब सिर्फ 6 हैं। यानी कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए इसकी संख्या 6 हो गई है। 19A के अनुसार बोलने की स्वतंत्रता है। 19A जो है बोलने की स्वतंत्रता, अगर प्रश्न आता है कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से लिया गया है तो उसका अनुच्छेद हो जाएगा 19A। 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी कि 19B के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना हथियार लिए ही एकत्रित हो सकता है और सभा कर सकता है। तो यह इसका प्रावधान जो है 19B में दिया गया है। 19C है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि 19C में जो अधिकार दिया गया है वह है संघ बना सकते हैं। 19D है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि 19D के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो यह संविधान में वर्णित 19D जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19E है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने के लिए बसने की स्वतंत्रता, यानी कि 19E में वर्णित है कि देश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बस सकता है, वहाँ निवास कर सकता है। इसका एक अपवाद है जम्मू अथवा कश्मीर, यानी यहाँ पे इस तरह का प्रावधान नहीं है, बस एक ही अपवाद है। 19F है संपत्ति का अधिकार, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था 19F में, इसको संविधान से हटा के और इसको 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको हटा दिया गया है। कब हुआ है? 1978 में इसको हटाया गया है। 19G है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि 19G में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस कर सकता है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, अनुच्छेद 19A में ही निहित है। यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जो प्रेस है वो अपनी बातों को, समाज की बातों को कहता है, बोलता है, तो इसलिए 19A के अंतर्गत इसको पूछा गया है, रखा गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वह 19A के अंतर्गत आता है। बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत 19A आता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि 19B अनुच्छेद B जो है इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी।
अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत सज़ा मिलेगी। यानी कि जो व्यक्ति जिस समय अपराध किया हुआ है तो उस समय के अनुसार कानून के तहत उसे सज़ा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध या न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी के विरुद्ध ज़बरदस्ती न्यायालय में गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती उसको नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण और जो मनुष्य का दैहिक स्वतंत्रता है उसका संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वह स्वयं या किसी के द्वारा मारने की या खुद के मरने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को मरने की स्वतंत्रता नहीं देता है। अगर उसको कुछ नहीं होता है तो वह उसे मरने की स्वतंत्रता नहीं देता है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वें संशोधन 2002 के अंतर्गत यह जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है इसको 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 2002 में सबको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सबको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। और इसका जो भी अधिकार है वह राज्य को मिला हुआ है। वह राज्य अपने अनुसार जो भी विधि है, यानी कि कोई भी राज्य जो है वह 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा और उसे अपने राज्य में जो भी शिक्षा का पैटर्न है उसको लागू करते हुए उसको शिक्षित करेगा। और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको मनमाने ढंग से गिरफ्तारी हो गई है तो उसको हिरासत में ले लिया गया है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि जो आने जाने का समय होगा तो उसको छोड़ के 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना जरूरी है। तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को उसके अपने मन पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है। हम लोग देखते हैं निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की क्रिया विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध जो अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति निरुद्ध है उसे अपने लिए अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र उसको क्या करना चाहिए, दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी
राज्य में किसी भी स्थान में रहने वाला हो, वह कोई अपराध जुर्म न कर सके। देश की रक्षा के हित को देखते हुए निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया है। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां जो है, पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी को यह समाप्त हो गया। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को यह एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी तस्करी या नज़रबंदी के अंतर्गत आता है, जुर्म करता है, तो उसे इस अध्यादेश के तहत उसका जो भी नज़रबंदी होगी वह 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष के लिए कर दिया गया है। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया है। यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वह केवल जम्मू कश्मीर में ही लागू नहीं है, वरन इसके अलावा पूरे भारत के पूरे प्रदेशों में इसको लागू किया गया है। पांचवा है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोधक जो कानून है, इसको संक्षिप्त में टाडा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में जब भी आता है कि टाडा क्या है, तो यह आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून है। निवारक निरोधक व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा कानून जो था यह बहुत ही कठोर कानून था। इसको 23 मई 1995 को ख़त्म कर दिया गया। उसका फोटो, इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं ले सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो कानून जो है 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि यह जो पोटो कानून है या पोटा कानून है, इसको भी 21 सितंबर। अगले सेशन में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ने में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के साथ। इसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इस पर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।